सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सेशन बड़ा मजेदार होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में पर्यावरण का नोबेल जिसे कहते हैं टाइलर पुरस्कार अभी 2026 का दिया गया है। किसे दिया गया? तो आंसर होगा टॉबी कियर्स को। तो टाइलर पुरस्कार है ये, इसे पर्यावरण का नोबेल या ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ये पुरस्कार स्थापित किया गया था 1973 में। प्राइज मनी के रूप में 2.5 लाख डॉलर इसमें दिए जाते हैं, 2.5 लाख डॉलर दिए जाते हैं। और कौन देता है ये अवार्ड? साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। और किन्हें दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना, ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण काम करने वालों को दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में, तभी तो पर्यावरण का नोबेल इसको कहा जा रहा है। और अभी 2026 में ये दिया गया एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी बायोलॉजिस्ट है, टॉबी कियर्स। क्यों दिया जा रहा है उनको? तो जमीन के नीचे फंगल यानी कि कवक नेटवर्क की खोज की और उसके पर्यावरणीय महत्व को समझाने के लिए, जिसे कार्बन को रोकने और जलवायु को ठंडा रखने में मदद मिलती है, ये उन्होंने समझाया और उसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो पुरस्कार का नाम टाइलर पुरस्कार है, जिसे पर्यावरण का नोबेल या ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, याद रखना। कौन देता है? साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्राइज मनी मैंने आपको बता दिया 2.5 लाख डॉलर। और अभी 2026 में दिया गया एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, टॉबी कियर्स इनका नाम है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। वैसे मैं आपको साथ में बता दूं, ये अवार्ड अभी तक 2 भारतीयों को भी दिया जा चुका है। 2015 में दिया गया था माधव गौडगिल को। माधव गौडगिल जानते हो, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इनका निधन हो गया। और 2020 में पवन सुखदेव को भी दिया गया था ये। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स बहुत सारे रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन एक बार यहाँ ऑप्शन में मैंने अलग से नाम रखे हैं। देखो, लियू जियाकुन की बात करेंगे, जो कि चीन से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी प्रित्जकर पुरस्कार 2025 दिया गया था। और प्रित्जकर पुरस्कार याद रखना, इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसी तरह से मसाकी काशिवारा जापान के हैं। अभी एबेल पुरस्कार 2025 मिला। एबेल पुरस्कार याद रखना गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और जो आज हमने पढ़ा टाइलर पुरस्कार, इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। और ये भी देखो ऑप्शन डी क्या है, मारियांगेला हुंगरिया, ब्राजील से हैं। अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 इनको मिला था। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ता हूँ। एक पुरस्कार है केंटन आर मिलर अवार्ड, IUCN के द्वारा दिया जाता है। अभी सोनाली घोष को दिया गया और ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। इंपॉर्टेंट है अवार्ड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार भी दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को, अमेरिकी है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 DRDO को। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जिनाली मोदी को मिला, मुंबई से है। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मरणोपरांत। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी जी को, हमारे सड़क मंत्री हैं। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुखरामबम को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया अभी बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता ग्रुप को। ये धारवाड़ जिला कर्नाटक का है ये ग्रुप। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर वी नारायणन, जो कि इसरो के हेड है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को, उनके नॉवेल वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को मिला, ये महाराष्ट्र से है। ठीक है। अब ये एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका उत्तर दीजिए आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। पर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान, जिसका नाम है अरुणोदय, ये किसने शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अरुणोदय क्या है? ये सिकल सेल एनीमिया के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिसे अभी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य के 21 जिले, वो 21 जिले जहां पे ये बीमारी सबसे ज्यादा व्यापक है, उनमें सिकल सेल रोग का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करना, ये इसका उद्देश्य है। और आपको याद होना चाहिए, जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, वो हमारा शुरू हुआ था जुलाई 2023 में, जिसको शुरू किया था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूछे कहां से? तो मध्य प्रदेश के शहडोल से। और लक्ष्य क्या है? 2047 तक भारत से इस बीमारी को समाप्त करना है, सिकल सेल एनीमिया को। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये हो गया कि ये सिकल सेल एनीमिया रोग है क्या? तो सिकल सेल रोग आप कहोगे ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है, जो हीमोग्लोबिन जीन में बदलाव के कारण होता है। ठीक है, ये लाइन याद रखना। हीमोग्लोबिन के जीन में बदलाव होता है, उसके कारण ये रोग होता है। और इसके कारण होता क्या है? इससे जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो RBC है, वो गोल होने की बजाय हंसिया आकार की हो जाती है, जिस कारण से वो ऑक्सीजन ले जाने में अक्षम होती है। और उसके हंसिया आकार के होने के कारण
वो रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है, उससे अंगों को भी नुकसान होता है। एक्चुअली में आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान में जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो गोल और लचीली होती है, जो कि ऑक्सीजन ले जाती है। लेकिन हमने कहा सिकल सेल रोग में क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं वो सख्त यानी कि हार्ड और हंसे आकार की हो जाती है, इस तरह से अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती है, जिससे छोटी रक्त वाहिकाओं में वो फंस जाती है और ऑक्सीजन प्रवाह को रोक देती है, जिससे दर्द होता है और अंगों को नुकसान होता है। तो एक्चुअल मैंने इसका कारण बताया आपको क्या है। एक तो ये अनुवांशिक रक्त विकार है, ये लाइन याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आ चुका है तो मतलब एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। और किसके कारण ये भी प्रश्न पूछा गया है, हीमोग्लोबिन जीन में बदलाव के कारण। वैसे आपको बता दूं, एक सामान्य स्वस्थ आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है, लेकिन सिकल सेल लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है वो 10 से 20 दिनों का होता है। और सिकल सेल रोग का कोई इलाज भी नहीं है, बस एक उपचार है, जो अस्थि मज्जा है उसका प्रत्यारोपण करना, उसको रिप्लेस करना, यानी कि बोन मेरो को रिप्लेस करना, जो बहुत जटिल होता है। और मैंने आपको बताया अभी भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2047 तक इस रोग को हमें खत्म करना है। और उसके लिए मोदी जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था। और ये एक दिवस भी होता है, विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को होता है। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। जो करंट वाला क्वेश्चन था वो भी करा दिया, उससे जो स्टैटिक प्रश्न थे वो सब आपको करवा दिया। अब इसे महाराष्ट्र ने शुरू किया है तो एक बार महाराष्ट्र को भी देख लेते हैं। ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई हो गई है, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें तो एक तो याद रखना, पहले कोंकण रेलवे का मुख्यालय का है नवी मुंबई में। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे। उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में ही पद्मश्री मिला। रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है, ये भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी। कहाँ पे? नागपुर में। ये डसॉल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस की है। और प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्र सम्मेलन हुआ मुंबई में। मुंबई के पुराने कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया। महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ शुरू हुई? वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र। और अभी महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को एमएस स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ये 3 होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आराम से आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ो। आप आराम से देख सकते हो ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, किस एग्जाम में पूछा गया वो भी आप देख लो। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखो और सही उत्तर बताओ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि हम जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके किसी एग्जाम में पूछा गया है तो वो मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। मतलब वो सारी जानकारी तो मैं आपको जब समझा रहा हूँ तब बता दूंगा, उसके बाद वो प्रश्न आपके सामने रखूंगा कि ये ले बेटा अब सॉल्व करो इसे, उसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ। ये इसलिए है ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि जो चीजें हमें पढ़ाई जा रही है उस तरह की एग्जाम में चीजें आती भी है, नहीं आती, और आती है तो किस तरह से आती है, किस तरह के एग्जामिनर ऑप्शन रखता है, क्या उसका प्रश्न होता है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इनके उत्तर आप ही लोगों को देने, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बता चुका हूँ ना। वैसे कल मैंने कहा था कि जितने भी इस तरह के प्रश्न होंगे वो सब लास्ट में डालूंगा, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन के बाद ही डाल दोगे तो थोड़ा सा सही रहता है कि हाँ इस प्रश्न में जो पढ़ा और इस तरह के ऐसे ऐसे प्रश्न बने एग्जाम में। और बहुत सौ को अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक किस संस्था के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो आंसर होगा विश्व बौद्धिक फाउंडेशन। इंग्लिश में बोलोगे तो रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ये एक नया ग्लोबल इंडेक्स है, वैश्विक सूचकांक है। तो इस इंडेक्स में देशों को उनकी ताकत या जीडीपी के बजाय जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर रैंक दी जाएगी। जैसे कोई देश अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कितना काम कर रहा है, उसी तरह पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांति और वैश्विक स्थिरता में उस देश का क्या योगदान है। तो इन्हीं सब बातों पे या इन्हीं सबको आधार बना करके उस देश को रैंकिंग दी जाएगी। तो कौन शुरू कर रहा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। और इस इंडेक्स को पहली बार 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो इसको लॉन्च करेंगे। और आपको बता दूं इसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आईआईएम मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर सेंटर के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। बाकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2021 में, और इसकी स्थापना सुधांशु मित्तल ने की थी।
उद्देश्य है भारत में बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। और अब ये फाउंडेशन अपना पहला इंडेक्स भी लॉन्च करेगा, जिसे हमने नाम दिया, मतलब इन्होंने नाम दिया रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक, जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे नोट डाल लेना, नोट करके याद रखना कि इस इंडेक्स को भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक कहा जा रहा है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक कौन सा है। भारत का पहला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही है रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। अब आप आगे इसमें देखेंगे कुछ रैंक वगैरह आती है, किन देशों की क्या रैंक होती है वो हम देखेंगे आगे। अभी इतना आप ध्यान में रखें। अब आपको याद हो तो कल भी मैंने आपको 2025 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिवाइज कराए थे, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोलना। बार बार रिपीटेशन का और रिवीजन का यही मतलब है कि मैं बार बार रिपीट करता रहूं ताकि चीजें आपको धीरे धीरे याद होती रहे। तो रेगुलर रहें और मेरे साथ बोलते रहें। जैसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया, भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया, भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत की रैंक 115, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 151 पे है, टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 की बात करें तो भारत इसमें 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत 131वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पर है और टॉपर स्वीडन है। ठीक है, तो सारे इंडेक्सेस हमने एक बार फिर रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बामनवास कांकर पंचायत ये किस राज्य की पहली पूरी तरह जैविक ग्राम पंचायत बन गई है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो बामनवास कांकर ये राजस्थान की पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है। इस पंचायत के अंदर जो 7 गांव आते हैं वो सभी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाते हैं। मतलब यहाँ पर रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। और ये जो बामनवास कांकर पंचायत है ये राजस्थान के किस जिले में आती है? तो राजस्थान का एक नवगठित जिला है कोटपुतली बहरोर, उस जिले में आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूछेंगे कि बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरह जैविक ग्राम पंचायत बन गई? तो राजस्थान। इसी तरह से आपको याद रखना है भारत का पहला जैव ग्रामीण गांव बायो विलेज ये कौन सा बन गया है, या बायो विलेज जैव गांव कौन सा बन गया है? तो दासपारा गांव जो त्रिपुरा का है। और भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य आप जानते ही हो सिक्किम है। और अगर आपसे पूछे देश का पहला बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ था? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। अब एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आप बताएंगे जैव विविधता से संबंधित जो कोप 17 है इसका आयोजन इस साल होगा 2026 में, ये कहां पर होगा? चलो इस बार मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, आर्मेनिया के येरेवन में इसका आयोजन होगा। अगली बार आपसे पूछ लूंगा। अब बात राजस्थान की हो रही है तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर हो गई, मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है, ऊंट है। राजकीय पक्षी गोडावण है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करोली टाइगर रिजर्व। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ये आपको सांबर लेक है, जो आपको मिलेगी राजस्थान में ही। अच्छा, अब आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो पंचायत से संबंधित है, बामनवास कांकर पंचायत, जो राजस्थान की पहली पूरी तरह जैविक ग्राम पंचायत बन गई। इसी तरह से पंचायत से ही और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर पूछे सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान ये मोदी जी ने लॉन्च किया था 26 जनवरी 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। बाकी आप लोग बताना पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज मंत्री हमारे राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और अभी पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक आया था, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, उसमें टॉपर कर्नाटक है। और पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था। राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा हुई थी।
पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक आया था, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पे गुजरात रहा। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत ये बनी है केरल की पुल्लमपारा पंचायत। एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। स्वामित्व योजना ये कब लॉन्च होती है, याद रखना 24 अप्रैल 2021। तो आपका उत्तर भी मिल गया, पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को ही। अब तो आप बता ही दोगे। बाकी राष्ट्र ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला था, महाराष्ट्र। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी, बिहार। सवासार वेब पोर्टल इसको लॉन्च किया पंचायती राज मंत्रालय ने। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये पंचायतों से ही सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में बोडा त्योहार ये कहां पर मनाया गया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो त्योहार कौन सा है, बोडा त्योहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। किसके द्वारा, हट्टी जनजाति के द्वारा। इसे माघों का त्योहार भी कहते हैं। ये माघ महीने के अंत में मनाया जाता है। तो ये तीन बातें याद रखो, बोडा त्योहार है, हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं, और किस जनजाति के द्वारा, हट्टी जनजाति के द्वारा। माघों का त्योहार भी इसको कहते हैं। अब कुछ और फेस्टिवल, कुछ और त्योहार मैं आपको रिवाइज कराऊं जो करंट अफेयर्स में रहते अभी। अच्छा, वैसे याद रखना हिमाचल प्रदेश के 2-3 फेस्टिवल है, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। जैसे कि चैत्रुअल हो गया, फुलाइच हो गया, नलवाड़ी मेला हो गया। ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखना। बाकी कुछ और त्योहार मैं आपको रिवाइज कराऊं, जैसे कि सोनम लोसार त्योहार तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये नेपाल में भी मनाते हैं और भारत में सिक्किम में होता है। लोसर फेस्टिवल मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वैसे ये तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, भारत में भी मनाते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव का आयोजन ये होता है असम में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। सिमोलू त्योहार, सिमोलू महोत्सव असम में। झुमोयर बिनंदिनी महोत्सव असम में। कागियेदर नृत्य महोत्सव सिक्किम में। मकर विलक्कू त्योहार केरल में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। गान नगई महोत्सव होता है मणिपुर में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 जनवरी को। हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2022 में मनाया गया था। 16 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी। तो स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ और आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका को उजागर करना। बाकी चलो दिवस वाला प्रश्न है, तो जनवरी में अभी कौन कौन से दिवस हमने मनाए मैं आपको रिवाइज करा दूं। अच्छा, उससे पहले एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं आपको, आप बताना अभी डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। ये प्रश्न अभी हमने 3-4 दिन के अंदर अंदर ही पढ़ा है, तो इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। बाकी देखते हैं अभी दिवस। 1 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे यानी कि सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस, और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया। सब ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्र रॉय ने माउंट एकांगुआ को फतेह कर दिया, और आपसे पूछ रहे हैं ये किस महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो उत्तर होगा साउथ अमेरिका। तो अरित्र रॉय बंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल है और एक पर्वतारोही है, और अभी उन्होंने साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एकांगुआ, उस पर सोलो यानी कि अकेले सफल चढ़ाई उन्होंने कर ली है। माउंट एकांगुआ की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका की हमने कहा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और किस देश में पर्टिकुलर पूछोगे तो अर्जेंटीना में है। ये एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है। हाइट पूछोगे 6961 मीटर ये ऊंची है। मैं एक काम करता हूँ, सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो आपको तंजानिया देश में मिलेगी। यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुस, नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले बोल दो, साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ, एशिया के माउंट एवरेस्ट, एंटार्क्टिका की है माउंट विंसन मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियास्को है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये। अब ये एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यूपी टेट में ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर दीजिए आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस मंत्रालय ने
परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा इसका वित्त मंत्रालय। तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया है। पर आपको बता दूं, ये जो योजना है ये उन लोगों के लिए है जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है CGHS, उसके जो लाभार्थी है। मतलब ये उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा हेल्थ पॉलिसी है उसी के साथ में, जो कि मौजूदा CGHS सुविधाओं के साथ में है, एक्स्ट्रा में आपको मिल रही है। इसमें 10 या 20 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा, जिसमें कैशलेस इलाज, आधुनिक उपचार और आयुष, यानी कि आयुष मतलब क्या होता है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब इसमें शामिल होंगे। मुख्य रूप से आयुष संबंधित जो इलाज है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, आप अच्छा प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पे बीमा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज कराऊं। पहले तो ये योजनाओं की डेट याद रखो। जन सुरक्षा योजना, ये एक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना है, भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। मोदी जी ने शुरू किया था 9 मई 2015 को, कोलकाता से शुरू किया था इसको। और इसके अंदर 3 तरह की योजनाएं आती है: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। बाकी अगर पूछे बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। और पहला कौन सा था? हरियाणा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, इसको राजस्थान ने शुरू किया था स्कूली बच्चों के लिए, एक तरह की दुर्घटना बीमा योजना है। भारत की पहली निजी पुनर्बीमा रे इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है? तो वेल्वेटिक्स रे इंश्योरेंस, जो बंगलुरु की कंपनी है। उसके अलावा आप याद रखना, अभी बीमा सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। और इरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 2024-25 के लिए 3 बीमा कंपनियों को DSII का दर्जा दिया था। DSII यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स। कौन कौन सी बीमा कंपनियां हैं वो? LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। मतलब ये बीमा क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, ये मतलब हो गया इनका। और इरडाई ने ही बीमा विस्तार योजना भी शुरू की थी। एक मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना भी होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये शुरू होती है 18 फरवरी 2016 में। और इसमें कितना कितना प्रीमियम होता है? खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5%। और इरडाई की भी बात कर ले तो स्थापना होती है 1999 में। किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है? RN मल्होत्रा समिति। मुख्यालय हैदराबाद में है और चेयरमैन है अजय सेठ। ठीक है, तो बीमा से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पे देखे। ये वो सब प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में दिसंबर 2025 माह के लिए किसे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा मिशेल स्टार्क को। तो अभी ICC ने दिसंबर 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है मिशेल स्टार्क को, जो आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है। वहीं महिलाओं में बात करें, ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया लॉरा वॉलवर्थ को, ये साउथ अफ्रीका की कप्तान है। ठीक है, तो पुरुषों में तो मिशेल स्टार्क हो गए और महिलाओं में लॉरा वॉलवर्थ हो गई, जो कि साउथ अफ्रीका की है। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई UAE। CEO अभी नए बने संजू गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय, और चेयरमैन कौन है? जय शाह है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो आंसर होगा वॉयजर 1। वॉयजर 1 ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और उसी का अंतरिक्ष यान है वॉयजर 1, जो कि इस साल नवंबर 2026 तक पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन जाएगी। इस अंतरिक्ष यान की बात करें वॉयजर 1, इसे नासा ने 1977 में लॉन्च किया था, और अब तक का ये सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित यान है, या कोई भी मानव निर्मित वस्तु आप कह सकते हो, जो सौर मंडल से बाहर अंतर तारकीय अंतरिक्ष इंटरस्टेलर स्पेस में गया है। अच्छा, एक प्रकाश दिवस यानी कि 1 लाइट डे का मतलब क्या हो गया? तो आप कह सकते हो एक दिन में 24 घंटे में प्रकाश यानी कि लाइट जितनी दूरी तय करता है वैक्यूम में, निर्यात में, तो वो दूरी कहलाएगी एक प्रकाश दिवस। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बताए लाइट की स्पीड क्या होती है निर्यात में, वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है? लाइट 3 × 10⁸ मीटर। वहीं एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 60 से इंटू कर देंगे, 3 × 10⁸ × 60
मीटर या किलोमीटर में करोगे तो इधर 3 जीरो दे देंगे, तो 3 लाख इंटू 60 किलोमीटर। वही मिनट को अगर घंटे में करना है तो 60 से फिर इंटू कर देंगे, तो 3 लाख दोबारा 60 से गुणा कर दिया और किलोमीटर, और ये 1 घंटे में दूरी तय कर ली। एक दिन में पूछेंगे कितनी दूरी तय करी, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, इसको 24 से गुणा कर देंगे। तो जब आप सारा टोटल करोगे तो ये आएगा लगभग, हम बात करें तो 16 अरब मील के बराबर। मतलब जो एक लाइट होती है, एक रोशनी होती है, वो निर्यात में वैक्यूम में एक दिन में इतनी दूरी तय कर लेती है, और इसी दूरी को एक प्रकाश दिवस कहा जाता है। तो नासा के इस अंतरिक्ष यान ने इतने सालों में इतनी दूरी तय कर ली है, नवंबर तक कर लेगा, मतलब जो लाइट एक दिन में कर लेती है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक कोई भी मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु इतनी दूरी तक नहीं गई है। याद रखना, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, लाइट ईयर ये किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, तो दूरी की है। और ये भी आता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पारसेक है, याद रखना मेरे भाई। अब ये नासा का अंतरिक्ष यान है, तो नासा की बात करते हैं। देखो, नासा की बात करते हैं। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। और इसका मोटो क्या होता है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। और अभी इसके नए चीफ बने थे, जारेड साकमैन उनका नाम है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको नासा से बताऊं तो नासा ने ही स्पेस मिशन लॉन्च किया था ओशियन और एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। आर्टेमिस मिशन ये भी नासा का ही है, और इसके जरिए फिर से इंसानों को ये चांद पर भेजेगा। इसमें एक महिला भी होगी, क्रिस्टीन कोच उनका नाम है। डाविंची मिशन, इसको भी इसरो ही लॉन्च करेगा 2029 में, और ये शुक्र यानी कि विनस के पास से उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। निसार सैटेलाइट को अभी भारत और नासा ने मिलकर के लॉन्च किया था, भारत के इसरो और नासा ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। आप मुझे बताओ, वैसे भी इसको लॉन्च कर दिया गया है भारत से, हमने किस लॉन्चिंग व्हीकल से, किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया था, ये एक और आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। और नासा ने नियोवाइस, इसका एक टेलीस्कोप था, उस मिशन को समाप्त कर दिया। टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा ने फॉल्कन 9 रॉकेट से। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाएगा विश्व में, जो सबसे ज्यादा CO2 और मीथेन का उत्सर्जन कर रहे हैं। और नासा ने मार्स यानी कि मंगल पर सल्फर मिलने की घोषणा की थी। एक्चुअली में नासा का एक मार्स क्यूरोसिटी रोवर है मार्स पे, उसी ने ये सल्फर की खोज की थी। नासा ने मंगल के लिए चेपिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा नासा। ये जुपिटर के यूरोपा चंद्रमा पे जीवन का पता लगाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए। आप शेयर करोगे तो अपने वीडियोस को भी सपोर्ट मिलेगा। जिस तरह से पढ़ के आपको मदद मिलती है, आपके शेयर करने से इनकी रीच बढ़ेगी तो मुझे भी मदद मिलेगी। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। क्विज और PDF आपको डेली मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है केरल में। ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बन गए शत्रुजीत सिंह कपूर। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पे। और रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की कहां पर है, ये मध्य प्रदेश। क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, उड़ीसा। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अभी 16वीं बैठक का आयोजन हुआ, अबू धाबी। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया, DB वेंकटेश वर्मा। और भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया, इसका डायरेक्टर बनाया है गगन नारंग को। और आखिरी प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 80वें स्थान पे। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि एक बुक आई है भारत दैट इज इंडिया, इसको लिखा है किसने, तो आंसर होगा अभिजीत जोग ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,